हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैरा अज़हर ऑफिशियल। तकरीबन पिछले 4-5 दिन से कंसिस्टेंटली जो न्यूज़ में इंटरनेशनल न्यूज़ में चीज़ आ रही थी वो ये कि बड़ी सक्सेसफुली स्लो पेस पे यूएस और ईरान की इनडायरेक्ट टॉक्स जारी हैं और ओमान उसको मीडिएट कर रहा है। एक दिन पहले जेनेवा से ये खबर आई कि टेम्पररी सस्पेंडेड बट वी आर स्टिल होपफुल। ये वर्ड्स थे अमेरिकन डिप्लोमेट्स के, अमेरिकन एनालिस्ट के, कि ये अभी चल रहा है। वो लोग जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, अभी नेगोशिएशंस जारी थे और वही हुआ जो पिछली दफ़ा हुआ था व्हाइल नेगोशिएशंस वर गोइंग ऑन, कि यूएस ने और इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया। और आज उसको अनाउंस करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसको पोस्ट किया, खुद अनाउंस किया। उनका कहना था कि वी हैव बिगन मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस इन ईरान। और उसके बाद इजराइल ने कहा कि वी हैव आल्सो लॉन्च्ड मिसाइल अटैक्स जो कि प्रीएम्प्टिव हैं ऑन ईरान। ईरान ने भी रिटालिएट किया है और वो टारगेट कर रहा है इजराइल और यूएस के जितने एसेट्स मौजूद हैं मिडल ईस्ट में। एंड वी ऑल नो कि वो जो होस्ट कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मिलिट्री एसेट्स हैं, मिलिट्री बेसिस हैं यूएस की, उसमें कतर है, यूएई है, कुवैत है, बहरीन, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया एंड इराक। सो दिस इज़ नो मोर क्राइसिस, दिस इज़ नो मोर negotiations case, this is an all out war, this is a war cycle, यूं कह लें आप इसको, जो कि जारी है अगर पिछले आप लिमिटेड अटैक को जारी रखें। और जब वॉर शुरू होती है तो रियल क्वेश्चन ये कम ही होता है कि किसने पहले फायर किया था। रियल क्वेश्चन इज कि हाउ लॉन्ग कैन यू कीप पेइंग द प्राइस ऑफ दिस वॉर, आप उसके लिए कितने तैयार हैं। आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा कुछ दिन की स्ट्राइक्स हुई थी और उसके बाद खामोशी हो गई, और उसके बाद एग्जैक्टली अब वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। सो दिस इज़ अ ट्रैप, दिस इज़ द एग्जैक्ट ट्रैप जिसकी मैं अभी आगे वीलॉग में बात करूंगी कि क्यों लिमिटेड कैपेसिटी में आप अटैक कर रहे हैं एक मुल्क को जब आप समझते हैं कि अब तो बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है। ईरान सर्टेनली इस कंडीशन में नहीं है, उसकी आर्मी, कन्वेंशनल आर्मी, कि वो एक डायरेक्ट लॉन्ग टर्म ओपन बैटलफील्ड में यूएस के साथ वॉर कर सके। वाई? बिकॉज ईरान की स्ट्रैटेजी इज डिफरेंट। वो एक लॉन्ग टर्म और स्टबन वे में यूएस को हिट करता है और फाइट करता है। उसकी लेवरेज क्या है? उसका नेटवर्क उसकी लेवरेज है, एंड दैट हैज़ नॉट बीन डिस्ट्रॉयड इन 2 years, जिसमें हमने पेजर अटैक्स देखे, हमने डायरेक्ट अटैक ऑन ईरानियन लीडरशिप देखा ईरान के अंदर। उसके बावजूद जिस नेटवर्क की मैं बात कर रही हूँ, जिसको नेतन्याहू रेडिकल शिया एक्सिस कहता है, उसको अभी तक ख़त्म नहीं किया जा सका। और ये प्लस पॉइंट है, ये असल लेवरेज है ईरान की। सो कन्वेंशनल वॉर में उसको एंगेज होने की ज़रूरत ही नहीं है। बिफोर वी गेट इनटू द निटी-ग्रिटीज़ ऑफ दिस, ये याद रखें कि ओमानी फॉरेन मिनिस्टर ने ओपनली सीबीएस पे बैठ के, जो कि एक अमेरिकन चैनल है, ये कहा है कि ईरान हर चीज़ पे अग्री कर गया था। और जब उनसे पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तो उनका कहना था कि ईरान ज़ीरो स्टॉक पाइलिंग, कि हम बिल्कुल यूरेनियम इनरिचमेंट और स्टॉक पाइलिंग नहीं करेंगे, उस पे एग्री कर गया था। और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बदर बिन हमद, उनके ये वर्ड्स हैं कि ऐसी डील तो शायद 2015 में भी नहीं हुई थी, जिसको जेसीपीओए कहा जाता है, जिसमें ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटाई गई थी और ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट बंद की थी। नाउ उनका ये कहना है कि ट्रंप मान ही नहीं रहे कि वॉर ना की जाए। टकर कार्लसन या जेफरी सैक्स जैसे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप मानना ही नहीं चाहते बिकॉज वो इसराइल की जंग लड़ रहे हैं। सो दिस इज सेकेंड टाइम कि नेगोशिएशंस जारी हैं और आपने एक मुल्क पे अटैक कर दिया है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉक्सीज वंस अगेन, जो कि मेजर डॉक्ट्रीन है ऑफ ईरान। ईरान का एसिमेट्रिकल वॉर प्लान ये कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है इजराइल के साथ और यूएस के साथ हेड टू हेड किसी जंग का हिस्सा बनने की, बल्कि रीजन को स्लोली बट स्टेडली आप इतना अनस्टेबल रखें और उनके जो ऐसे चोक पॉइंट्स हैं उन पे अटैक्स जारी रखें कि यूएस और इजराइल जो है वो पॉलिटिकली, फाइनेंशियली और इमोशनली ड्रेन हो जाए, until the pressure to stop becomes stronger than the desire to continue, कि उन्हें ये समझ आ जाए कि हमारे तो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, हमारे तो कार्गोज ने भी यहाँ से गुजरना है, हमारे तो इतने महंगे बहरी बेड़े भी खड़े हुए हैं। उनका एक बहुत सस्ता सा बोट में कोई एसेट आता है और हम पे अटैक करता है और चला जाता है। इवन अगर हम उससे तबाह भी कर दें तो हमारा नुकसान ज़्यादा होता है, उनका कम होता है। सो एसिमेट्रिक जिसका भी वॉर प्लान होगा वो उसको बहुत चीप पड़ता है।
एक्सपेंसिव वो दुश्मन के लिए होता है। सो प्रॉक्सीज एवरीवेयर, या ये जो रिंग है, ये जो नेटवर्क है ईरान का, इट्स अ स्ट्रैटेजी, इट्स नॉट अ स्लोगन। एंड इवन यूएस हैज़ बीन यूजिंग प्रॉक्सीज, हम सब जानते हैं। और ये एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में अब एक परमानेंट वॉर थिएटर का हिस्सा बन गया है। कल ही मैंने ये बात की थी कि नई डॉक्ट्रीन यूएस की भी, यूएई की भी, इवन 21st सेंचुरी की इफ़ आई से, तो वो गलत नहीं होगा, वो यही है कि आर्मीज़ भेजने से बहुत नुकसान होता है। आर्मीज़ आर एक्सपेंसिव। जब आपके मुल्क में आपके वेटरन्स के बॉडी बैग्स आ रहे होते हैं, जो आपकी पब्लिक है वो रिएक्ट करती है। यूएन रेजोल्यूशंस भी बीच में आती हैं, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल सैंक्शंस का भी मसला खड़ा होता है। न्यूज़ साइकिल में कई दफ़ा जब ये चीज़ें आ जाएँ, और आपने ये देखा है कि ये क्वेश्चंस रेज़ हो जाते हैं, फिर फैमिलीज़ बाहर आ जाती हैं कि हम ये जंग क्यों लड़ रहे हैं, तो उससे गवर्नमेंट्स डिस्टेबलाइज़ हो जाती हैं। उससे बहुत चीपर और क्लीनर वे है कि आप एसिमेट्रिकल वे में प्रॉक्सीज़ को लॉन्च करें, उनको फंड करें, और बहुत स्लो, जिसे कहते हैं ना बर्निंग, लाइक धीमी आंच पे जलने दें अपने दुश्मन को इंडेफिनिटली। यही जो ईरान की रिंग स्ट्रैटेजी है, इसको अगर मैं वेस्टर्न इंटेलिजेंस असेसमेंट की शक्ल में आपको डिस्क्राइब करूं, तो वो कहते हैं कि ये एक बहुत ही फॉरवर्ड डिफेंस डॉक्ट्रीन है। हिजबुल्ला लेबनान में, मलेशिया नेटवर्क्स इराक में मौजूद हैं, एक इंट्रेंचमेंट है सीरिया में, हूसीज जो हैं वो यमन में बैठे हैं, रेड सी के ऊपर बैठे हैं। तो जो रीजनल एनालिस्ट हैं वो कहते हैं ये ईरान का डेटरेंस है अगेंस्ट इजराइल एंड यूएस। आप इसको इंसर्कमेंट कहें, इसको डेटरेंस कहें, या इसको स्ट्रक्चर्ड वे में एक इन्फ्लुएंस कहें, ये अभी तक कामयाब रहा है। सैंक्शंस ने ईरान को एज अ कंट्री तो नुकसान दिया है, लेकिन आपने देखा है इस स्ट्रक्चर को, इस सर्कल को कोई डिसमेंटल नहीं कर सके हो। मिलिट्री स्ट्राइक्स से भी ये ख़त्म नहीं हुए। एक्सेस वहीं का वहीं मौजूद होता है। आप एक लीडर हटाते हैं, दूसरा उसकी जगह ले लेता है। एक फॉर्मर सीआईए ऑफिसर है जॉन किरिकाओ, जिनका कहना है कि अगर ईरान एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस का तबाह कर देता है, तो उससे वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकती है। वाई? बिकॉज हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अगेंस्ट कोई डिफेंस नहीं है, और वो ईरान के पास मौजूद हैं। सो आप इमेजिन करें, आपका एक हाइपरसोनिक मिसाइल हिट होता है और आपका जो एक बहरी बेड़ा है वो तबाह हो जाता है, तो उसके बाद पब्लिक लेवल पे जो सेंटिमेंट जाएगा यूएस में कि आपका इतना ह्यूमिलिएशन तो अलग हुई है, नुकसान अलग हुआ है, उसको सेव करने के लिए फिर आप एंगेज होते चले जाएंगे उस वॉर में, और वो वॉर प्रोलॉन्ग होती चली जाएगी। विल श्रिवर हैं एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, उनका आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स सस्टेन कर ही नहीं सकता एक प्रोलॉन्ग्ड हाई इंटेंसिटी वॉर, स्पेशली अगेंस्ट ईरान। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कहा है, आप यूक्रेन का स्ट्रक्चर देख लें, यूक्रेन वॉर से कितनी जल्दी, 4 years भी नहीं हुए थे, लाइटनिंग स्पीड से विड्रॉ किया था यूएस ने, बिकॉज वो नहीं लड़ सकता रशिया के साथ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये चैलेंज करता है उस पॉपुलर बिलीफ को जो यूएस ने अपनी एयर और नेवल पावर का बिल्ट किया है, कि हमारे पास बहुत लेटेस्ट वेपनरी है, स्टेट ऑफ द आर्ट सारा हमारा जो सिस्टम ऑफ डिफेंस है वो मौजूद है। लेकिन लोगों को जो बात नहीं बताई जाती वो ये है कि आप जितने ज़्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट विजन के साथ बैठे होते हैं, एक चीप मिसाइल आके जब आपको हिट करता है तो आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर शुरू-शुरू में एक बड़ा ड्रामेटिक और बड़ा एक हार्ड हिटिंग स्ट्राइक का सिनेरियो यूएस और इज़राइल बिल्ड कर भी लेते हैं, तो लेटर ऑन उनको बड़े सिग्निफिकेंट लॉसेस का सामना करना पड़ेगा इन एयरक्राफ्ट, शिप्स, बेसिस एंड लॉजिस्टिकल एसेट्स। अमेरिकन एयर डिफेंसेस और प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस जो हैं, वो कम होते जाएंगे। वो कब तक यूज़ होंगे? उनकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। रिफ्यूलिंग ऑफ द टैंकर्स आप कब तक करते रहेंगे? आईएसआर एयरक्राफ्ट, स्पेशलाइज्ड सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स, ये सब वल्नरेबल है टू ईरानियन काउंटर अटैक्स, बिकॉज ईरान ने टारगेट ही इनको किया हुआ है। अगर इस वेस्टर्न क्लेम को आप देखें, इन एनालिस्ट को आप पढ़ें, तो उससे ये पता चलता है कि ईरान का जो एसिमेट्रिक कैपेबिलिटीज़ हैं, जिसमें ड्रोन्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, फास्ट अटैक तेज़ी से आती हैं, स्मॉल बोट्स हैं, अटैक करती हैं, चली जाती हैं। इसी तरह स्मॉल सबमरीन्स, बहुत छोटे साइज़ की सबमरीन्स हैं, एक लेयर्ड सा एयर डिफेंस सिस्टम है। ये सजेस्ट करता है कि आपने नैरेटिव वॉरफेयर में तो शायद ये बताया हो कि ये रेडिकल है, ये शिया है, और आपने शायद बड़ी कामयाबी से पिच भी किया है शिया अलायंस अगेंस्ट सुन्नी अलायंस, और एक रीजन में आपने इंस्टेबिलिटी भी विटनेस की है। बट ये सिस्टम
ये एसिमेट्री वॉरफेयर इसने ईरान को इंटैक्ट रखा है। इसी में आप ऐड करिए कि रशिया और चाइना भी इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ईरान को। सो जो ईरान की इफ़ेक्टिवनेस है, अगर वो अभी तक कामयाब है, तो वो उससे कहीं बढ़ गई है जितनी हमने असेस की थी। नाउ ये याद रखें कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ भी की हैं ईरान, रशिया और चाइना ने, और उन्होंने आपस में एक पैक्ट भी साइन किया है जिस पे किसी और वक़्त बात करेंगे। सो ये जो सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चन है कि ऑफेंस करना, अटैक करना आसान होता है, डिफेंड करना असल में आपको ड्रेन करता है और वो एक्सपेंसिव होता है। सो यूएस एंड इज़राइल, मे बी द ईज़ी पार्ट इज़ टू अटैक, हार्डेस्ट पार्ट वुड बी टू डिफेंड, क्योंकि एवरी आवर एंड एवरी डे अपनी बेसिस को प्रोटेक्ट करना, रॉकेट्स इंटरसेप्ट करना, ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करना, अपने शिप्स को, अपने कार्गोस को डिफेंड करना, एयरपोर्ट्स को डिफेंड करना। एडवाइजरी आपने जारी कर दी, अपने सिटीजन्स को कहा है कि ट्रैवल ना करें जहाँ जहाँ भी मिडल ईस्ट में मौजूद हैं। हर मिलिशिया सेल पे नज़र रखना, हर ड्रोन टीम के ऊपर नज़र रखना, हर मिसाइल यूनिट पे नज़र रखना। ये ना सिर्फ कॉस्टली है बल्कि ड्रेनिंग है। सो डिफेंस कंज्यूम कर लेता है रिसोर्सेज को इतनी तेज़ी से जितना आपने सोचा भी नहीं होता। तो जब आप इतना प्रिसिजन अटैक करते हैं और आप जब इतना बड़ा अटैक करते हैं, तो असल में ये स्ट्रैटेजी है, बिकॉज इनको मालूम है कि ये इसको बहुत लंबा सस्टेन नहीं कर सकते, लेकिन एक लिमिटेड अटैक में जितना डैमेज ईरान को कर सकते हैं वो कर दें। सो ये जो पिछली दफ़ा हमने देखा कि एक स्ट्राइक हुई, कुछ दिनों तक आपस में टिट फॉर टैट चला और फिर रुक गया, और उसके बाद फिर एक ब्रेक आया। उस ब्रेक में असल में इज़राइल ने और यूएस ने असेसमेंट की, जो नुकसान हुआ था उसको पूरा किया, जितना सेफगार्डिंग कर सकते थे वो किया, और अब दोबारा लिमिटेड स्ट्राइक कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ ब्रूटल चॉइस दैट दे हैव मेड, कि उनको पता है वो इस नेक्सस के खिलाफ लड़ नहीं सकते, तो ये जो चांस है उनके पास जिसमें वो डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं, उसको बिट्स एंड पीसेस में वो यूज़ कर रहे हैं। इसको मैगज़ीन डेप्थ प्रॉब्लम भी कहते हैं, और ये वो प्रॉब्लम है जिसको वॉर ज़ोन में या वॉर गेमिंग में जब बैठ के जनरल्स, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ये सब प्लान कर रहे होते हैं, तो वो ये साइड कभी भी ना पॉलिटिकल लोगों को बताते हैं और ना अपनी पब्लिक को बताते हैं, बिकॉज दिस इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट अनग्लैमरस पार्ट ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। एंड इमेजिन कि जब आपने दुनिया को ये बताया हो कि हमारे पास तो दुनिया के बेस्ट सिस्टम्स हैं, तो फिर आप ये कैसे बताएंगे कि उसकी भी एक कैपेसिटी है। इमेजिन कि आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं जिसमें एनिमी जो है वो आपके ऊपर बॉल्स फेंकता है और आप अपने कासल में बैठे हैं। आपके पास एक मशीन है जो उस बॉल को शूट करती है, जितनी दफ़ा भी कोई बॉल आपकी तरफ आता है आप उसको शूट डाउन करते हैं। बट एक प्रॉब्लम है कि आपकी मशीन की जो कैपेसिटी है टू शूट डाउन दैट बॉल, वो लिमिटेड है। आप शायद 50 टाइम्स उसको शूट डाउन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। एंड योर एनिमी नोज़ इट। सो वो क्या करेंगे? वो बड़े चीप बॉल्स 50 आपकी तरफ फेंकेंगे, और असल स्ट्राइक तब करेंगे जब 51st या 52nd होगा, जब उन्हें पता होगा कि आप उससे स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते। और वो जो आपके ऊपर मिसाइल फेंकते हैं वो उससे कहीं चीप है जो आपने बनाए हुए हैं। लिहाजा नुकसान किसका होगा? यकीनन आपकी बनाई हुई बेस्ट मशीन, जो मुस्तकिल शूट डाउन कर सकती है, लेकिन उसकी भी एक कैपेसिटी है कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है अपने ऊपर अटैक। दिस इज़ व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग हियर। अमेरिका has maybe one of the most advanced missile system in the world. पेट्रियट्स थार्ड हैं, आयरन डोम सपोर्ट है, लेकिन जितनी दफ़ा भी इन सिस्टम्स को फायर करना पड़ता है अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, कोई रॉकेट या ड्रोन जो ईरान की तरफ से आता है, वो जो इंटरसेप्टर मिसाइल यूज़ होता है उसकी कॉस्ट है अराउंड $40,000 to $3 million। और ईरान के ड्रोन्स में भी एक सेकेंड हैंड कार के बराबर उनकी कॉस्ट है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस, कि ये साइड पब्लिक को नहीं बताई जाती और ये आम आदमी को पता भी नहीं है। और जो वॉर प्लानिंग कर रहे होते हैं, वॉर गेमिंग कर रहे होते हैं, उनकी मैक्सिमम कोशिश होती है कि इस चीज़ की तरफ ना किसी का ध्यान जाए, ना इस पे कोई बात करे, और इसलिए ये जितनी भी प्लानिंग है लिमिटेड वॉरफेयर की, वो इसके इर्द-गिर्द घूमती है। एक और प्रॉब्लम ये है कि आप नेटवर्क को ख़त्म नहीं कर सकते। यानी एसिमेट्रिकल वॉरफेयर इज़ समथिंग जो अपनी शक्ल बदलती रहती है। अगर कोई नेटवर्क्स मौजूद हैं तो वो रिप्लेस होते रहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, कभी खामोश भी हो जाते हैं, वो मैनूवरिंग करते हैं। उनको जितनी मर्ज़ी इंटेंस बॉम्बिंग आप करें,
आप उन्हें ख़त्म नहीं कर सकते। बल्कि ये नेटवर्क क्या करता है, वो सॉफ्टर टारगेट्स ढूँढता है ताकि आपकी पब्लिक को आपकी उस पल्स को पता चले जिससे आप वॉर के हक़ाइक़ छुपाते हैं। सॉफ्टर टारगेट्स मीन्स आपकी कमर्शियल शिपिंग को वो टारगेट करेंगे, जैसे हूसीज़ रेड सी में करते रहे हैं, लॉजिस्टिक चोक पॉइंट्स को हिट करेंगे, आइसोलेटेड पोज़ीशंस में आपको हिट करेंगे और ऐसा सिंबलिज़्म क्रिएट करेंगे जो आपके घर पे आपके लिए एक फ्रंट खड़ा कर देगा कि इस वॉर को ख़त्म करें। सो दे डैमेज इन अ डिफरेंट वे। आपके सॉफ्ट टारगेट्स एक्सपोज हो जाते हैं। दिस इज़ वाई दीज वॉर्स बिकम साइक्लिक। आप स्ट्राइक करते हैं, फिर वो अपनी मर्जी के टाइम पे रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर आपने भी रिस्पॉन्ड करना होता है अपनी फेस सेविंग के लिए। दिस इज़ हाउ दिस होल रीजन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अभी तक मुस्तकिल एक परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर में है। यहाँ पे पीस नहीं आ सक रहा। वॉर रूम्स में यूजली 3 सिनेरियोज डिस्कस होते हैं। फर्स्ट सिनेरियो 10 टू 21 डेज का होता है, जिसमें कोशिश ये होती है बहुत हैवी अटैक किया जाए और क्विक विक्ट्री जो है वो हासिल कर ली जाए। इस सिनेरियो में वाशिंगटन और इज़राइल मिलके शायद बहुत शदीद और फास्ट वे में डिग्रेड करें मिसाइल और नेवल कैपेबिलिटी ईरान की और फिर डिक्लेयर कर दें कि हम जंग जीत गए हैं, जिस तरह उन्होंने पिछली दफ़ा फर्डो फैसिलिटी के ऊपर जब अटैक किया था तो उन्होंने कहा था कि हमने तो उसे तबाह कर दिया है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन ईरान कि पिछली दफ़ा उन्होंने रिस्ट्रेंट दिखाया था और जो जवाबी वार किया था वो उन्होंने बता के किया था। वी ऑल नो कि वो एक टिट फॉर टैट वॉर में कन्वर्ट हो गई थी। लेकिन अगर ईरान रिस्ट्रेंट शो करता है या फिर एक बड़ा हाई इम्पैक्ट जवाब नहीं देता, तो दिस वुड नॉट मीन दैट द वॉर इज़ ओवर। व्हाई? बिकॉज़ जो प्रॉक्सी है वो अटैक करेगा और वो बड़ा सीरियस डैमेज करेगा, अपनी मर्ज़ी के टाइम पे करेगा और जो कैजुअल्टीज़ होंगी या जो उसका जो नतीजा निकलेगा वो ऐसा होगा जो शायद ग्लोबल एनर्जी पैनिक क्रिएट कर दे अगर वो किसी कार्गो को अटैक करते हैं। इसी तरह कोई एक सिंगल शॉकिंग इंसिडेंट वो ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जिसके बाद बहुत अरसे तक यूएस और इसराइल अटैक करने के काबिल ना रहें। इस सेकेंड सिनेरियो में हमें एक रिटेलिएशन नज़र आती है। मिलिशियाज़ जो हैं वो डिफरेंट बेसिस पे अटैक करते हैं, शिपिंग लेन्स थ्रेटेंड फील करते हैं, ड्रोन्स एंड रॉकेट्स आते रहते हैं अपनी मर्ज़ी से, यू नेवर नो व्हेन दे आर कमिंग। तो आप कब तक अपनी शिपिंग लेन्स को बंद रख सकते हैं, कब तक अपनी एयर स्पेस को बंद रख सकते हैं और आपका जो ट्रेड रूट है पूरा उसको नर्वस या अनसर्टेन रख सकते हैं। सो इन दिस सिनेरियो यूएस कैन कीप ऑन फाइटिंग, लेकिन उसकी कॉस्ट बड़ी विजिबल और बड़ी होगी। डिप्लॉयमेंट्स बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम्स इन्वॉल्व होते हैं, एनर्जी सिस्टम आपका सारा हिल के रह जाता है और एक कांस्टेंट फोर्स प्रोटेक्शन पॉस्चरिंग की शक्ल में आपको रहना पड़ता है जो बहुत एक्सपेंसिव है। उसमें रिसोर्सेज पानी की तरह इस्तेमाल होते हैं। सिनेरियो 3 इज़ फॉर एवर फ्रिक्शन, कि अब ये फ्रिक्शन ख़त्म नहीं होगी जिसमें ऑलरेडी ये जो ट्रायंगल है इज़राइल, यूएस और ईरान का ये इन्वॉल्व है। देयर इज़ नो क्लीन एंडिंग। कोई ऑक्यूपेशन का इरादा नहीं है इनका कि जाके ईरान को ऑक्यूपाई कर लें, बट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ रिकरिंग अटैक्स, इसको आप लो इंटेंसिटी कह लें, कोवर्ट एक्शन कह लें, मैरीटाइम डिस्ट्रप्शन, साइबर प्रेशर, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट, एवरीथिंग इज हैपनिंग। ईरान ये सब सस्टेन कर सकता है बिकॉज द कॉस्ट पर इंसिडेंट कैन बी वेरी लो। लेकिन यूएस और इजराइल जितनी दफ़ा भी उधर जाकर कोई एक छोटा सा मिसाइल भी गिरता है उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। So this is how long wars are happening in the modern Middle East और इसका कोई सिंगल फ्रंट लाइन नहीं है बल्कि इसमें कांस्टेंट चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं और फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है। Now let's talk a little about how this hurts Trump. पीस का एक ब्रांड बनाया था ट्रंप ने और उन्होंने ये कहा था कि मैं दुनिया को नेवर एंडिंग वॉर्स से बाहर निकालूंगा। अभी आपके सामने देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स जिसको वो ओन करते हैं कि ये मैंने ख़त्म कराए हैं। उन्होंने अपना एंटायर पॉलिटिकल आइडेंटिटी का जो एक कैपिटल है उसको एक ऐसे शख्स की तरह प्रेजेंट किया है जो अमेरिका को वॉर्स में नहीं लेके जाता, हॉकिश नहीं है बल्कि डील मेकर है। अगर वो कोई वॉर ट्रिगर भी करता है तो वो इसलिए करता है कि आप अगले को टेबल पे ले आएं। सो द मैन हु ब्रिंग्स पीपल टू द टेबल नॉट टू द बैटलफील्ड, ये उन्होंने अपना इमेज बनाया है। ये याद रखें कि ये ब्रांड 2016 में भी सेल किया गया लोगों को, अमेरिकन वोटर को, और 2024 में भी सेल किया गया और अब ये डायरेक्ट
एक कोलिजन में आ चुका है कि ऑन ग्राउंड जो हो रहा है ये उसके साथ तो मैच नहीं करता। ट्रंप इज़ द वन जिसने पहला JCPOA के तहत होने वाला ईरान के साथ यूएस का मुआहदा डीरेल किया था इन 2018। उस वक़्त ये डिसाइड हो गया था कि यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करेगा ईरान और उसके ऊपर से सैंक्शंस हटाई गई थी। लेकिन एकदम से वॉकआउट कर गया यूएस इसमें से, और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जितनी और कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं फ्रांस, यूके, वो भी उसमें से निकल गए। सो पहली दफ़ा डीरेल भी ट्रंप ने किया था, और उसके बाद अभी भी जो नेगोशिएशंस बिल्कुल सक्सेस के करीब थी, उसके होते हुए भी इसको डीरेल किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। सो डेफ़िनिटली अगर टकर कार्लसन और डिफरेंट लोग, जेफरी सैक्स जैसे लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारा प्रेसिडेंट तो नहीं है, ये तो इज़राइल का प्रेसिडेंट है, तो दिस इज़ द एग्जैक्ट रीज़न कि आप रिपीटेडली पीस प्रोसेस को डीरेल करते हैं और क्लेम आप ये करते हैं पॉलिटिकली कि आप पीस मेकर हैं, डील मेकर हैं फॉर पीस। सो ये जो टैरिफ्स के मामले पे सुप्रीम कोर्ट का, यूएस की सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, ये हिंट कर रहा है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को जहाँ जहाँ एग्जीक्यूटिव पावर के ज़रिए से बाईपास कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस वापस आ रहे हैं सिस्टम के अंदर से। इसके साथ साथ मिड टर्म इलेक्शंस भी बहुत करीब हैं। मिड टर्म इलेक्शन अगर होते हैं और उसमें अगर रिपब्लिकन्स का होल्ड है अपर हाउस में और लोअर हाउस में, वो अगर चेंज हो जाता है तो उसके बाद अपनी कोई भी ऑथराइजेशन, अपना कोई भी बिल अप्रूव कराना ट्रंप के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो द विंडो टू ऑपरेट इन फेवर ऑफ इज़राइल या फॉर इज़राइल ट्रंप के पास वो बड़ी छोटी है। इस साल के एंड से पहले पहले पता नहीं हम इतनी कैसी लिमिटेड स्ट्राइक्स देखेंगे, कितने और सरप्राइजेस देखेंगे, बिकॉज उसके बाद कानून ये कहता है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस ये कहता है कि अगर आप किसी वॉर में जाने का फैसला कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, तो आपको ऑथराइजेशन कांग्रेस से चाहिए, सो दैट इट्स अ डिसीजन बाय द कांग्रेस एंड द प्रेसिडेंट, बिकॉज ये दोनों मिलके एक अथॉरिटी को हॉर्ट करते हैं और बताते हैं कि ये फैसला हमने मिलके किया था, और उसके बाद पब्लिक उसको ओन भी करती है। बट ये जो किंग लाइक बिहेवियर है ट्रंप का, जिसमें वो खुद ही से फैसले लेते हैं और एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करते हैं, जब तक ये उनके पास मौजूद है इज़राइल इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। इसके अलावा होस्ट कंट्रीज़ को भी बड़े मसले में डाल दिया है यूएस के इस बिहेवियर ने। जितने भी होस्ट कंट्रीज से मेरी मुराद वो मुल्क हैं जहाँ पर यूएस बेसेस मौजूद हैं, और वो इस वक्त बहुत काफ़ी अरसे से वनरेबल शक्ल में यूएस से मुस्तकिल ये बात कर रहे हैं कि किसी तरह इस प्रेशर को कम किया जाए, ईरान के साथ किसी एग्रीमेंट तक पहुँचा जाए। सैटेलाइट इमेजेस रॉयटर्स के मुताबिक ये बता रहे हैं कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की जो एयर बेस है जो कि यूएस मिलिट्री इस्तेमाल कर रही है, वहाँ पे पिछले 4 दिन से बड़ी हैवी डिप्लॉयमेंट हो रही है, जबकि सऊदी अरेबिया क्लियरली ये कह चुका है कि हम अपनी सरजमीन को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सो ये एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रही है, और जो वनरेबल कंट्रीज़ हैं इसमें इन्वॉल्व, सारे वो मुल्क जहाँ जहाँ मिलिट्री बेसेस मौजूद हैं यूएस की, उनके लिए एक बड़ी डिसाइसिव सिचुएशन है इन माय ओपिनियन कि उन्होंने आगे आगे यूएस के साथ चलना है, या जैसे अभी सिचुएशन इवॉल्व कर रही है कि काफ़ी सारे मुल्कों ने और मुल्कों की तरफ देखना शुरू कर दिया है सिक्योरिटी गारंटीज़ के लिए, वही सिचुएशन और एस्केलेट करेगी। ईरान ने थ्रेट किया है, बल्कि वो टारगेट भी कर रहा है हर उस यूएस बेस को और कैरियर्स को जो मौजूद है मिडल ईस्ट में, बिकॉज़ अगर वो किसी ऐसे मुल्क में है जो मुसलमान मुल्क है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ वो उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। इसका मतलब है कतर, कुवैत, बहरीन, ये सारे मुल्क इस वक्त बहुत वल्नरेबल हैं। ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स जो हैं वो एक परसिस्टेंट थ्रेट हैं। एंड इफ़ आई टेक यू टू द बॉटम ऑफ दिस, के इन मुल्कों ने इन द फर्स्ट प्लेस जो मिलिट्री बेसेस आने दी थी अपने मुल्क में यूएस की या बनने दी थी, उस वक्त का सिनारियो ये था कि वो मुल्क भी अपने आप को एट रिस्क फील करते थे फ्रॉम ईरान, और यूएस ने उनको गारंटी दी थी कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे अगर आप हमें मिलिट्री बेस दे दें। सो बेसिक आइडिया ये था कि इन द केस ऑफ एनी इवेंट ऑफ वॉर, अगर ईरान की तरफ से हमला होता है तो यूएस आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो वो प्रोटेक्शन तो हमने देख ली कि वो तो हासिल नहीं है, बिकॉज द वे यूएस इज़ ऑपरेटिंग इज़ कि वो इज़राइल के कहने पे बार बार लिमिटेड वॉर को इनिशिएट करता है, उससे ये कंट्रीज़ ज़्यादा मेसी हो रहे हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इसलिए वॉशिंगटन को एज अ पार्टनर, जिस तरह यूरोप अब देखना क्वेश्चन मार्क के साथ देख रहा है, उस तरह इन कंट्रीज़ का भी ख्याल है कि मिलिट्री पावर तो होगी
वाशिंगटन के पास और है भी, लेकिन उसके ऊपर डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी के साथ हमें कितना कवर मिलता है, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लास्ट 30 इयर्स की हिस्ट्री ये बताती है कि इन कंट्रीज़ ने बड़ी प्राइस पे की है जब भी इसराइल ने कोवर्ट वे में या ओवर्ट वे में यूएस के साथ मिलके मिडल ईस्ट में कोई ना कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की है, जैसी अभी हम देख रहे हैं। So these countries are already looking at other countries for security guarantees. उसी के नतीजे में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट आपने देखा वजूद में आया। टर्की वांट्स टू जॉइन इट, उसको इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है। सो जो सिक्योरिटी गारंटीज का आर्किटेक्चर था यूएस का, वो भी कोलैप्स कर रहा है इन द मिडल ईस्ट, लेकिन वो साथ वहाँ केओस भी लेके आ रहा है। नेगोशिएशंस का जो एक दौर था जो कि डिप्लोमेसी का हिस्सा होते हैं, उसको भी अगर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो यूएस ने पहुंचाया है कि उसको भी एज अ स्टॉलिंग टैक्टिक यूज़ किया कि उस टाइम में अपने आप को रीफ्यूल करें, जो आपका पिछला नुकसान हुआ है उससे अपने आप को कवर करें और फिर अटैक कर दें। सो आई विल कम बैक टू द सेम लाइन जिससे मैंने वीलॉग शुरू किया था कि यूएस हैज़ एंटर्ड अनदर फॉरएवर वॉर, और वो भी ऐसे वक्त में जब एक ऐसा सदर मौजूद है जो अपनी ब्रांडिंग पीस मेकर की करता था। उसने अभी अभी बोर्ड ऑफ पीस बनाया है और सीज़ फायर के इनिशिएटिव्स लेने की कोशिश कर रहा है। ये अलग बात है कि एक दिन भी सीज़ फायर नहीं हो पाया। तो अब जो बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर्स हैं, वो जिसमें इन होस्ट कंट्रीज़ की भी इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान जैसे मुल्क शामिल हैं, जहाँ जहाँ मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं यूएस की, उन सब को कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। और ये जो अटैक है ये पीस बोर्ड को भी डैमेज करेगा। ऑलरेडी उसने कुछ भी नहीं करना था, उसने वहाँ पे एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट करनी थी और पीस कीपिंग के नाम पे वहाँ पे कंप्लीट ऑक्यूपेशन करनी थी। तो जो मुल्क उस पीस बोर्ड का हिस्सा है या रहेगा, उसको भी अब अपनी क्रेडिबिलिटी के ख़तरात लाहक हैं। एंड हेयर इज़ अ स्ट्रेट लिस्ट ऑफ मेजर मोमेंट्स। मैं जब ये पढ़ रही थी तो मेरे सामने से एक दो लाइनें गुजरी जिसमें था कि 250 इयर्स ऑफ हिस्ट्री यूएस की, जिसमें से मुश्किल से 20 साल शायद उसने कोई जंग नहीं लड़ी, बाकी सारे साल वो किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व रहा है। और अगर मैं एक लिस्ट आपके सामने रखूं कि कब कब नेगोशिएशंस को एज लेवरेज यूज़ किया है, एज प्रेशर यूज़ किया है यूएस ने, और उसके बाद या सैंक्शंस लगाए हैं या मिलिट्री पॉस्चरिंग की है, तो लिस्ट बहुत लंबी है। आपको मैं सिर्फ हिंट दे देती हूँ, आप उसको खुद ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपको पता चले कि ये सरप्राइज़ हो सकता है उन लोगों के लिए जो हिस्ट्री नहीं जानते। अदरवाइज पीपल हु नो द हिस्ट्री नो कि यूएस के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, नो मैटर हु द प्रेसिडेंट इज़। इफ़ आई करेक्टली रिमेंबर 1972 सॉल्ट वन यूएस सोवियत यूनियन का कॉन्फ्लिक्ट था, जब नेगोशिएशंस को यूज़ करते हुए यूएस ने अटैक किया था। 1978 का कैंप डेविड अकॉर्ड्स, इजिप्ट और इसराइल की मीडिएशन हो रही थी, तब भी अटैक किया था। 1987 में एक आईएनएफ ट्रीटी थी, अगेन यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में, वो भी उसको भी स्टॉल किया था। फिर 1994 में यूएस और नॉर्थ कोरिया का एक फ्रेमवर्क फाइनल हो गया था, उसको भी नहीं ऑनर किया यूएस ने। 1995 में डेटन अकॉर्ड्स जो कि बॉस्निया वॉर में बड़े मशहूर हुए थे, उसके बावजूद बॉस्निया में जेनोसाइड जारी रहा। 1990s से लेके 2001 तक WTO एंट्री नेगोशिएशंस विद चाइना। 2003 से लेके 2011 तक इराक पॉलिटिकल ट्रांजिशन नेगोशिएशंस, इसको गौर से पढ़िएगा, उनके साथ बात करते करते उस मुल्क का क्या हाल किया। 2003 से लेके 2009 तक 6 पार्टी टॉक्स उनको कहते हैं जो नॉर्थ कोरिया के साथ हुई, लेकिन आखिर में दोबारा सैंक्शंस ही लगाए। 2013 से लेके 2015 तक ईरान न्यूक्लियर डील जो कि अचीव की गई, जिसको JCPOA कहते हैं, उसको ब्रेक किया डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में। और 2014 से लेके अभी तक मिन्स्क यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में, याद रखिएगा, मिन्स्क डिप्लोमेसी जो है उसको भी डिरेल किया यूएस ने। 2018 से लेके 2019 तक ट्रंप और किम समिट्स होती रही नॉर्थ कोरिया के साथ, लेकिन कुछ नहीं बदला। 2020 में एब्राहम एकॉर्ड्स इंट्रोड्यूस कराए। उसका एजेंडा क्या था? नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मीन्स कि चीज़ों को नीचे लेके आएँ, एस्केलेशन से हटाएं, लेकिन प्रेशर के साथ। जो कंट्री उसको एग्री नहीं कर रहा, वी ऑल नो उसके साथ क्या हो रहा है। 2022 से लेके अभी तक यूएस रशिया डीकन्फ्लिक्टेशन चैनल्स जितने हैं वो यूक्रेन वॉर की शक्ल में आपके सामने है कि एक तरफ कहते हैं हम डीकॉन्फ्लिक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन वॉर भी लॉन्च की हुई है। 2023 से लेके अभी तक इनडायरेक्ट यूएस ईरान बैक चैनल टॉक्स, आप देख लें उनका हाल क्या है।
और यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक एंड ट्रेड डायलॉग ये तो अभी जारी ही है और वी ऑल नो कि चाइना नेक्स्ट टारगेट है। सी यू नेक्स्ट टाइम।